देखो जरा, जो हमारा नया चैप्टर है क्या है, आइसोमेर। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स होते क्या है। किसी ने सुना है इससे पहले आइसोमर्स क्या होते हैं? नहीं सुना कभी आइसोमर? हाँ, सुना है कभी या? और कोई ऑनलाइन कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ ठीक है, मैं नीचे की देखो जरा, आइसोमेरिज्म क्या होता है समझते हैं। यदि सपोज बेटा एक कंपाउंड, करेक्ट, सपोज ये दो कंपाउंड है, आपको पता है बेटा ये दोनों क्या है, एक अल्कोहल है और दूसरा ईथर है, करेक्ट। एक आपका क्या है, अल्कोहल है और दूसरा क्या है। तो अभी क्या, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यदि इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो इधर क्या है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, और क्या इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है। एक आपका अल्कोहल है, दूसरा आपका ईथर है, और जो अल्कोहल है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी और जो ईथर है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो इसकी यदि सपोज, ये आप सबको पता है बेटा, अल्कोहल अलग तरीके से रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू ईथर। यदि इसकी आप स्टेट की बात करो, इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो बेसिकली कोई भी प्रॉपर्टीज का डिस्कस, वो दो कंपाउंड या वो पेयर्स या वो कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, बट उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हो, वो कंपाउंड्स क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। तो वो कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, वो कंपाउंड क्या होंगे आपके। और ये जो फिनोमेना शो कर रहे हैं इस प्रॉब्लम का होने के आइसो, क्लियर है। सपोज बेटा ये कंपाउंड, ठीक है, ये क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इन दोनों का नेम डिफरेंट है। हम लोग ने आईयूपीएसी में सीखा, ये क्या है आप, ब्यूटेन है, और ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन, करेक्ट। मतलब ये इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इन ये एक्चुअली में क्या है, डिफरेंट कंपाउंड है। और इनके जो बेटा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, इनकी केमिकल रिएक्शन है, इसमें आप काउंट करो नंबर 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, इसमें बेटा काउंट करो, सब क्या आएगा, वो पेयर, वो कंपाउंड बेटा जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो, डिफरेंट हो, वो कंपाउंड्स क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोमर्स है। और ये जो फिनोमेना शो कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। इसको लिखो थोड़ा, ये कुछ बोल रहा है क्या? ये देखिए मैं बात करूं थोड़ा सा प्रॉपर्टी, ठीक है। ये
बेटा आपका जो एल्कोहल होता है लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। क्लियर है। और जबकि बेटा जो आपके ईथर होते हैं क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। ये इस दोनों का फिजिकल स्टेट ही टेम्परेचर देखा जाए तो आपको पता है एल्कोहल लिक्विड होता है, जबकि जो ईथर होता है वो क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके भी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 47 डिग्री, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है करीब 20 से, अब देखो 25 पे रूम टेम्परेचर या और कम तो ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे गैस है, मतलब इससे पहले टेम्परेचर पे क्या हो गया होगा, गैसियस फॉर्म में चला गया होगा, जिसके बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है इसका, रूम टेम्परेचर ये इनके स्टेट क्या है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। यदि आप केमिकल प्रॉपर्टी की बात करो तो ये क्या है, एसिड है, तो ये बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, क्या ये बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, इसकी डिफरेंट है, करेक्ट। देखो जरा आइसोमेरिज्म हेडिंग डाल के लिखो, टू और मोर कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म हेडिंग डाल के लिखो, टू और मोर कंपाउंड, टू और मोर कंपाउंड, two or more compound with same molecular formula, with same molecular formula, with same molecular formula, but at least, but at least, but at least one different property, but at least one different property, at least one different property, ब्रैकेट में लिखना केमिकल एंड फिजिकल, chemical and physical are known as isomers, are known as isomers. The phenomenon is called, the phenomenon is called isomerism. ये एग्जांपल लिख लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज नोट कर लेना, ये सारा कुछ क्या कर लो, इधर दिखा देना कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उनका है, ठीक है। नोट करो इसको, हो गया।
Heading under classification of isomerism. Classification of isomerism को टू टाइप्स पहला टाइप है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा टाइप है स्टीरियो आइसो, ठीक है क्या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आप लोग टू टाइप क्लासिफाई करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, नाम से समझ में आएगा बेटा, जब आपके दो कंपाउंड में क्या हो उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो वो कौन सा आइसोमर हो जाएगा, स्ट्रक्चरल। जैसे बेटा एक क्या था, एक आपका अल्कोहल था और दूसरा क्या था, ईथर था, ये दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, यदि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तो क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्लियर है, ये सब ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर। आप समझते हैं स्टीरियो, इन सब का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा सपोज बेटा कुछ इस तरीके से कार्बन की वैलेंस सबको पता है, इस तरीके से टेट्राहेड्रल होती है, देखना बड़े ध्यान से। कुछ इस तरीके से देखो, ये दो वैलेंसी जो है क्या है, इसके प्लेन में होंगे और दो वैलेंसी ये टेट्राहेड्रल को शेप है। अरे टेट्राहेड्रल में क्या होगा देख लो आप, इसके टाइम पे भी नहीं देखा होगा, इस तरीके से क्या होगा, दो वैलेंस बेटा आप किस तरफ जा रहे होंगे, दो वैलेंस कुछ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, करेक्ट। तो ये जो दो वैलेंस है वो एक प्लेन में होगी और ये जो दो वैलेंस है क्या, सपोज ये एक कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन की चार वैलेंसी होती है, तो ये चारों बेटा क्या है, इस कार्बन की वैलेंस। अब क्या हो बेटा, आपका स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज ना आए, एकदम सब कुछ सेम हो, बस ये जो वैलेंसीज हैं इनका ओरिएंटेशन चेंज, ये कुछ इस तरीके से होता है या ये इस तरीके से होता है, क्या होगा बेटा इधर पे इनके ओरिएंटेशन से जो इनका अरेंजमेंट है इसमें चेंज होगा। तो बेटा कि कंपाउंड देखने में यदि हम लोग इस कार्बन की चार वैलेंसी कैसे लिखेंगे CH4, बट देखने में क्या कुछ हमें लगेगा चेंज हुआ, बट एक्चुअली में जब इनका हम लोग स्टीरियो, जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, इन वैलेंसीज का ओरिएंटेशन देखेंगे, यदि उन वैलेंसीज के ओरिएंटेशन में चेंज आ रहा है, ये वैलेंसीज क्या हो जाए, स्विच कर जाए या ऊपर नीचे हो जाए, ये ना हो कि इस कार्बन की वैलेंसी उठ के दूसरे कार्बन में चला जाए, ये नहीं हो सकता है। कार्बन की वैलेंसी ये चार है, इसी के पास रहेगी, ठीक है, बट इनका जस्ट सिंपल क्या हो, ओरिएंटेशन चेंज होता है, तो ये वाली वैलेंसी आपकी तरफ आ रही थी, अब वो मेरे तरफ आए समझ में। जब बेटा स्पेस में वैलेंसीज का ओरिएंटेशन चेंज हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और जब सिंपल क्या हो, स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आए समझ में, क्लियर है। अब जरा देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म टोटल 6 टाइप्स में डिवाइड, इनको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करें, ठीक है। तो पहला आइसोमेरिज्म है आपका चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है, अभी इनके बारे में हम लोग समझेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सेम पोजीशन, फोर्थ है आपका मेटामेरिज्म, फिफ्थ है आपका रिंग चेन,
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या करते हैं बेटा, इन 6 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और ऑटोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। क्या बेटा? सर आप बोर्ड की तरफ टर्न करके बोलते हो तो आवाज बहुत क्रैक होता है, कुछ क्लियर सुनाई नहीं देता। ये सब बहुत डिफिकल्ट हो रहा है समझने के लिए। देखो जरा अभी सुनो दोबारा। ये जो आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म है, आप आइसोमर्स को बेटा 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लोग बेटा फर्दर 6 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। और जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ये इतने टाइप में बेटा हम लोग स्ट्रक्चर को करेंगे। स्ट्रक्चर को इतने टाइप में क्लासिफाई करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में क्लासिफाई करते हैं। अच्छा अभी वॉइस आ रही है मेरी, क्लियर है सभी को? ये सभी ने लिखा? यस सर। ये हो गया सभी? यस सर। अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जो हमारे स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने क्या करा, क्लासिफाई किया। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इस चेन, पोजीशन, सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है, किस टाइप का आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, पोजीशनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे, फंक्शनल। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद स्टीरियो के बारे में। तो सबसे पहले ये लिख लिया होगा सभी ने, क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब सिंबल क्या हो, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो जरा डेफिनेशन, substances having same molecular formula, substances having same molecular formula, having same molecular formula, same molecular formula but different structural formula, are called structural isomerism.
सिंपल डेफिनेशन है बेटा, यदि आपके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए तो क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बस जो बेसिक कंडीशन है क्या, जो हमने अपने आइसोमेरिज्म में सीखा था, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तभी आप क्या बोल सकते हैं, उसको आइसोमर बोल सकते हैं। एक बार जब आइसोमर में कौन सा आइसोमर है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर है, स्टीरियो है, अभी सीखे। तो समझ में आ गया सभी को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगा। अब हेडिंग डालो नेक्स्ट, चेन आइसोमेरिज्म। जो हम लोगों ने पहला लिखा था क्या, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब समझते हैं बेटा चेन आइसोमेरिज्म क्या। चेन से समझ में आ रहा है, चेन से याद आ रहा होगा पैरेंट चेन। यदि किसी कंपाउंड की बेटा लेंथ, पैरेंट चेन का लेंथ चेंज हो जाए, सपोज आपके दो कंपाउंड है, सपोज ये दो कंपाउंड है आपके, यदि इन दो कंपाउंड में क्या आपको क्या सिमिलैरिटी या क्या डिसिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी तो बेटा इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, बट इसका जो पैरेंट चेन है वो कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन के। बट इनका जो ये इसका जो चेन है वो क्या है, ऐसे दो कंपाउंड बेटा जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट इनके जो लेंथ ऑफ पैरेंट चेन है, लेंथ ऑफ पैरेंट चेन है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, चेन। तो सिंपल क्या, चेन यदि चेंज हो गया तो चेन, चेन चेंज हो जाए तो चेन आइसोमेरिज्म, मतलब वो उसको बोलेंगे जब आपकी पैरेंट चेन चेंज हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। थोड़ा और डेफिनेशन सुधार रहे हैं, यदि कुछ ऐसा भी है, देखना जरा ध्यान से, ठीक है, और एक कंपाउंड आपका ऐसे, अब आपकी पैरेंट चेन तो ये है, इसका पैरेंट चेन भी ये है, साइक्लिक है, बट इनके जो पैरेंट चेन का इधर नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, इधर पैरेंट चेन के कार्बन, इधर पैरेंट चेन के कार्बन क्या सेम है। और जरा ध्यान दो साइड चेन, ये क्या साइड चेन सब्स्टिट्यूट है, यदि बेटा साइड चेन का चेंज, साइड चेन का जो लेंथ है वो भी चेंज हो जाए तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, चेन। देख रहे हो इधर आपका जो साइड चेन है उधर इसके 2 कार्बन है, जबकि इधर जो साइड चेन है उसमें एक कार्बन है, इसका मतलब क्या है, आपकी साइड चेन का लेंथ यदि चेंज हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन। तो पूरा डेफिनेशन क्या होगा, यदि आप ऐसे दो कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनके पैरेंट चेन में चेंज हो या उनके साइड चेन में चेंज हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन। देखो डेफिनेशन आया सभी को समझ में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू, ये है तो स्ट्रक्चरल का पार्ट ही, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू, structural isomerism arises due to difference in number of carbon atoms, difference in number of carbon atoms forming parent chain and side chain, forming parent chain or side chain is called chain isomerism, is called chain isomerism. क्लियर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, जिसमें सिंपल बेटा क्या, चेन की लेंथ चेंज हो जाए वो चेन आइसोमेरिज्म, या साइड चेन की चेन, साइड चेन का जो लेंथ है वो चेंज हो जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, चेन। ये एग्जांपल लिखो दोनों, ये दोनों क्या है बेटा, आपस में चेन है, ये दोनों आपस में क्या है, सीआई मतलब चेन आइसोमेरिज्म।
डन ये दोनों क्या होंगे? ये देखो ये दोनों क्या होंगे? ये होंगे ये दोनों क्या होंगे? दोनों भी क्या होंगे? चेन होंगे। ये दोनों भी इधर देखो बेटा, इधर कितने कार्बन का चेन है? 3 4 5 6। इधर कितने कार्बन का चेन है? 5। इधर यदि 6 कार्बन का है, इधर आपके 5 कार्बन का है, तो मतलब क्या? और नंबर ऑफ कार्बन दोनों में से देखो लोग लग करते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट तो चेक कर लिया करो। यदि आप मॉलिक्यूलर वेट नहीं चेक करो, पता चले कि आपका गलत ये हो गया, चाहे कितने भी नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाए, यदि आपके नंबर ऑफ कार्बन ही सेम नहीं है तो वो आइसोमर होगा नहीं होगा। पहले हमें मॉलिक्यूलर वेट चेक करना चाहिए कि लोग प्लस करते हैं। क्लियर है? तो सिंपल क्या आपका ये इसमें बेटा 6 कार्बन का चेन है, इधर 5 कार्बन का चेन है, तो ये क्या हो जाएगा? चेन आइसोमर। क्लियर है? इधर देखो बेटा पेरेंट चेन क्या है? 1 2 3 4 5 6 की रेंज है, इधर 3 की रेंज है, तो पेरेंट चेन की लेंथ चेंज हुई। यदि पेरेंट चेन की लेंथ चेंज हुई तो ये भी क्या हो जाएंगे? नोट कर लो इसको भी। ये क्या होंगे? चेन आइसोमेरिज्म है। कैसे? देखो नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? यहां से बेटा 1 2 3 और 4। इधर पेरेंट देखो, इसलिए आईएफए से पहले सिखाया गया है क्योंकि ये यूज है। पहले नंबरिंग आप यहीं से करोगे 1 2 3। पेरेंट चेन क्या है? ये इसमें क्या किए? यदि बेटा पेरेंट चेन की लेंथ चेंज हुई, ये क्या होंगे आपके? नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशनल पोजीशनल इसका नेम पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? पोजीशन से जब आपके क्या हो बेटा, सब्स्टिट्यूट का पोजीशन चेंज हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एकदम आसान है क्या? जब बेटा ऐसे ये लिख लिया, देखो जरा सभी लोग इधर, ऐसे दो कंपाउंड हो बेटा, सपोज ये है, ठीक है, और एक सपोज ये है, तो ऐसे दो कंपाउंड बेटा जिसमें क्या हो, सब्स्टिट्यूट या कोई फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप, उसकी पोजीशन क्या हो जाए? यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 आएगा, यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 आएगा। ये क्या हो गए? क्लियर है? अच्छा एक और मैं लिखूं, ये क्या हो जाएगा? इस इन दोनों में क्या रिलेशन है? सेम ही है, इसी को आईडी से सिखाया है। ये नंबरिंग कहां से? अरे यहां से भी क्या था? 1 2। ये इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल। क्या बोलेंगे?
आइडेंटिकल, करेक्ट। ये ध्यान देना है, इधर भी लोग गलत करवाते हैं। आपको लगेगा सब बढ़िया फ्लो में, इधर से एक चेंज किया, इधर एक चेंज किया, पोजीशन एक और चेंज करता है, क्या पोजीशन ही होगा, क्यों, और क्या हो गया, गलत। आया समझ में? तो हमेशा नंबरिंग करके दे, आज नंबरिंग नहीं करोगे बेटा तो गलत। स्टार्टिंग के फेज में जब आप लोग सीख रहे होंगे तब हमेशा नंबरिंग करके चेक कर दिया करो क्या कंपाउंड डिफरेंट है, ऐसा कहीं तो नहीं वो आइडेंटिकल ही हो, करेक्ट। तो हमेशा कैसे पता चलेगा, नंबरिंग करके। नोट करो ये, बट ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों पोजीशन। जानिए कर दो ना। अब सपोज मैं आपसे बोलूं, सपोज आपके पास 5 कार्बन, ठीक है, इसकी कितने डिफरेंट आइसोमर बन सकते हैं, कर सकते हो क्या? डिफरेंट आइसोमर बनाने का क्या, या तो आप इसका चेंज कर, लेंथ चेंज कर दो, या जो सब्स्टिट्यूट है उसका पोजीशन, करेक्ट। तो यदि आप 5 कार्बन का चेन बनाते, तो एक ही और तो चेंज हो नहीं सकता इसमें। आप क्या कर सकते हो बेटा, आप 4 कार्बन की चेन देख लें, कार्बन का जो चेन का लेंथ, एक कार्बन बचा, एक कार्बन को आप यही लगा दोगे तो ये तो ऊपर ऐसा ही जाएगा, क्योंकि एक 1 2 3 4 5 5 की चेन है, तो आप यहाँ तो नहीं लगा सकते। यदि आप यहाँ लगा तो क्या होगा, ये अब क्या है, ये 5 कार्बन का चेन है और ये क्या 4 कार्बन का, और ये आपस में क्या है, हमें क्या करना बेटा, इस मतलब C5H12 ये एल्केन है, याद है ना, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 बताया। तो यदि C5H12 इसका मतलब एल्केन है, और यदि ये एल्केन है इसका मतलब क्या है, यदि बेटा ये आपके 5 कार्बन है, उसमें मैंने क्या करा, एक चेंज किया और 4 कार्बन का लेंथ बना दिया, दोनों क्या है, हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के टोटल कितने आइसोमर्स पॉसिबल है वो ड्रॉ करना, ठीक है। वो हम लोग अभी इधर करने की कोशिश कर, ये 5 कार्बन में तो एक ही पॉसिबल है, स्ट्रेट चेन बन जाएगा और दूसरा नहीं। 4 कार्बन का लेंथ, यदि 4 कार्बन का लेंथ हम लोग चूज करें तो 10 पे 1 लगा सकते हैं, क्या कहीं और चेंज कर सकते हैं इसकी पोजीशन, यहाँ चेंज करेंगे तो वो ऊपर जा रहा है, 1 2 1 ये। अब मैं क्या करूं, एक कार्बन की लेंथ और कम कर दूं, यदि सपोज मैं 3 कार्बन करूं तो क्या कर सकता हूं, इधर लगाओगे ये बेटा इसके जैसे 1 2 3, करेक्ट। तो आप इधर अलग अलग ही लगाओ, इधर लगाओगे तो इसके क्या कर सकते हो, एक ही कार्बन का ये क्या हो जाएगा, अब इसका नेम आपको लग रहा होगा, लेकिन लग रहा है 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, ये क्या है बेटा 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये क्या है, ये तीनों डिफरेंट है। और क्या इसके अलावा कोई और एग्जिस्ट कर सकता है, तो आपसे कोई पूछे कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने टोटल आइसोमर्स हैं, क्या बोलोगे,
चलो सभी लोग कोशिश करो। अच्छा इसके बनाने C6H14, ये आपके पास है C6H14, इसके टोटल आइसोमर्स ड्रॉ करने की कोशिश करो। जिस तरीके से C5H12 के करे थे वैसे आप C6H14 के करो। अभी लोग भी करो, आराम से करो। अभी ऐसा भी होगा बेटा जितना आंसर उससे ज्यादा आप बनाओ, ऐसा भी होगा जितना आंसर उससे आप कम बनाओ। तरीके से सोचना, सबसे पहले 5 फिर 4 इस तरीके से करो। आएगा किसी का ऑनलाइन? देखो जरा हुआ बेटा तुमको? हुआ? क्यों हुआ? ओके यार देखो जरा, सपोज आपके पास 6 कार्बन, ठीक है। सबसे पहले काम करो बेटा, 6 का सिंपल क्या बनाओ, स्ट्रेट चेन। तो पहला क्या होगा, आप जस्ट सिंपल इस तरीके से 6 कार्बन का, ठीक है। उसके बाद क्या, अब 6 का और कुछ तो बन नहीं सकता, तो 5 का अब इस पोजीशन पे लगाने से कोई फायदा नहीं, ऊपर वाला इस पोजीशन से लगाने से कोई फायदा नहीं। अब आप इधर लगा, एक कार्बन है, 5 के बाद एक बच गया आपके पास, 5 एक है। उसके बाद एक इधर लगा, क्योंकि ये क्या है 1 2, ये क्या है 1 2। अब यदि इसको इधर लगाया तो सिमिलर हो जाएगा 1 2। तो क्या इसके कोई और पॉसिबल है 5 की चेन में? 5 की चेन में और कोई पॉसिबल नहीं है, और कहीं हम लगा नहीं सकते, क्योंकि 1 3 बार 1 इधर पे नहीं लगाते तो वो इसके जैसा। अब हम लोग 5 तक पहुंच गए, अब हम लोग 4 पे, 4 की चेन में आएंगे तो आपके पास क्या होंगे, 2 कार्बन। अब आप 2 कार्बन को इस तरीके से इधर और इधर लगाने की, ठीक है। ये काम कर सकते हो बेटा, इन दोनों को इशारा करना। और क्या कर सकते थे, आए समझ में, क्लियर है ये? तो अब आ जाते हैं जी पर, ठीक है। तो क्या 3 पर कोई और पॉसिबल है? ऐसे लगाओ, वो कैसा हो जाएगा 1 2 3 4, इसके जैसा ही हो जाएगा। आप कैसे भी बेटा इसको यूज कर लोगे 3 वाले में, आपको कोई भी डिफरेंट नहीं मिलेगा। आपको या तो इनमें से ही आपको कोई ना कोई
क्लियर है? इसके कितने हो जाएंगे आइसोमर्स? आए समझ में? नोट करो इसको, जिसका ये नहीं हुआ था वो नोट करो। सपोज मैं आपसे बोल दूं ये बेंजीन है, ठीक है, और आपके पास बेटा दो सी है। अब इसके कितने डिफरेंट पोजीशनल है? पोजीशनल पूछा है, मतलब अब आप इसको इसकी लेंथ नहीं तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। क्योंकि पोजीशन है तो आप जो पेरेंट चेन है उसका लेंथ तो चेंज कर नहीं सकते, जस्ट पोजीशन में क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट पोजीशन चेंज कर सकते हो। आपको अभी क्या क्वेश्चन है, इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, कैलकुलेट करो पोजीशनल आइसोमर। वो कैसे, इसके अलावा मतलब इसके साथ, ये नहीं कि ये इसको भी इंक्लूड कर, ठीक है, इसको भी हमेशा इंक्लूड करके आना। हाँ इसमें क्लियर है, क्लियर है। देखो जरा थ्री कैसे आएंगे, किसी और के आए थ्री ऑनलाइन? यार देखो जरा, सपोज ये, अब आपको पता है बेटा आपका ये जो बेंजीन है ये तो फिक्स करने वाला है। अभी क्या थे बेटा, ये दोनों बाजू बाजू में थे, एक काम क्या कर सकते थे बेटा, इनको इस तरीके से, मतलब अभी बेटा ये क्या थे, ऑर्थो पर थे, इसके रिस्पेक्ट पर इधर क्या होगा बेटा, और एक क्या बन सकता है क्या, अब इसको इधर भी यदि आप लाए तो वो इसके जैसा हो जाएगा, और इसके इधर लाए तो आप इसके जैसा हो जाएगा। तो टोटल इसके कितने पोजीशन आएगा, आगे समझ में? इस तरीके से आपको पोजीशनल आइसोमर्स कैलकुलेट करना है, उस तरीके से आपको और करोगे, इसको करो जरा। अच्छा किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि सर इन दोनों को एक ही पोजीशन पे लगा, ये भी तो पॉसिबल है ना, नहीं है? हाँ कार्बन के बेटा इधर सिर्फ एक ही सीएल लग सकता है, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी तीन बॉन्ड बना, ठीक है, तो लोग गलती करते हैं और क्या कर देते हैं, कार्बन के पांच बॉन्ड बनाते हैं। तो सर ये भी मिल रहा है, आपसे छूट गया, ठीक है, तो ये नहीं बनाना है, क्योंकि बेटा इधर पर पांच बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है, इसके बनाओ। तो बेसिकली बेंजीन में तीन सीएल लगे हुए हैं, इसके कितने पोजीशन है,
कम कैसे हो रहे हैं, ज्यादा होना चाहिए। इसको इंक्लूड करना है, ठीक आ रहा है। है? क्या है? देखो जरा, सपोज बेटा आपके पास ये 3C है। अब आपको करना क्या है, जस्ट इनकी पोजीशन चेंज करनी है। पोजीशन चेंज कैसे करोगे, हमेशा बेटा पोजीशन चेंज किया करो तो फिक्स करनी है। सपोज इन दो को फिक्स कर लो, एक को रोटेट करो, राइट। यदि इन दो को फिक्स कर लोगे, इसको रोटेट कराओगे तो एक ये आ सकता है, करेक्ट। अब यदि और रोटेट कराओ आप तो ये बन सकता है, ये दोनों और ये दोनों सेम है। ये क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 और 4 पे मिल रहा था, इधर भी 1 2 और 4, ठीक है। तो कई बार क्या होगा, तुक्के से आंसर सेम आ जाएगा बट एक्चुअली में गलत होगा। किसने किसने ये बनाया, नहीं बनाया था। ठीक है, और क्या हो सकता है, यदि आंसर पता चल जाए ना तो सबसे पहले बन जाते हैं, क्योंकि फिर तो बनाना ही है। ये हो गया। फिर उसके बाद अब क्या करूं, यदि इसको इधर ले जाऊं, एक और स्विच करना तो इधर, अब क्या करो बेटा, अभी दो को फिक्स कर रखे थे, अब सिर्फ एक को, अभी मैंने क्या किया, सिर्फ एक को ऐसा कर दूं, डिफरेंट मिलेगा। सारे एक एक छोड़ के सबने यही बनाए थे, तीन जो मैंने बनाए, तो तुमने कैसे क्या बनाया, तो सेम बन गए ना। आंसर तो मैच कर जाता है यदि आंसर पता चल जाए, ठीक है, बट ये बनने क्लियर है। आया कुछ को समझ में क्या करना है, तो हमेशा चेक कर लिया करो, रिस्क लेना ही नहीं है अभी जब आप लोग सीख रहे हो, ठीक है। आगे जब आप लोग को सीख जाओगे और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप कर सकते हो थोड़ा सोच के समझ के, बट अभी तो बिल्कुल भी रिस्क मत लो। आपको अभी अपने को सिर्फ नंबर कर करके हमेशा चेक करते रहो, कोई आइडेंटिटी नहीं बन जा रहा, करेक्ट। और यदि मैं आपसे बोलूं ये एक साइक्लिक कंपाउंड C6H12, ये मैंने क्या किया, एक साइक्लिक, इसके कितने डिफरेंट साइक्लिक कंपाउंड बन सकते, मतलब अभी ये 5 6 मेंबर रिंग है, फिर 5 4 3 करोगे कोशिश। सपोज 6 है, ये 6 का तो और कोई नहीं बन सकता, तब फिर क्या होगा, 5 का ये एक बन सकता है, और या इसको बेटा उठा के कहीं भी लगाओ, क्या बनेगा, यही बनेगा। अब क्या हो सकता है, और 4 में क्या हो सकता है बेटा, 2 माइनस लग सकते हैं, करेक्ट। और कैसे लग सकते हैं, मैं सीधे इसी पर दोनों लगा तो दिखाई देता है। और कैसे लगा सकता हूं, दोनों अलग अलग पोजीशन, और कैसे लगा सकता हूं, दोनों को लगा सकता हूं, और कैसे लगा सकता हूं, और क्या चार के कुछ और पॉसिबल होंगे, बोलो, नहीं लग रहा है ना, किसी को लग रहा हो तो बता दिए करो, सही बने।
ऐसा मेरे से भी छूट जाए, ठीक है ये है। फिर ये 6 कार्बन 3 को मैं एक साथ लगा देते हैं। फिर क्या हो सकता है इस, अब क्या करो इसको फिर 3 को चेंज कर सकते हो, 3 को आप ऐसे लगा सकते हो, करेक्ट। और क्या बन सकता है, ये 3 ये हो गए। और अब क्या करो बेटा, एक बार इनमें 2 लगा दो। क्या इसका कोई और पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, करेक्ट। और कैसे पॉसिबल है, तीनों अलग अलग हो जाए और क्या हो जाए, और कुछ बन सकता है क्या, बोलो ये बनेगा। No. Then लिख लेना cyclic isomer of C6H2, cyclic isomer of C6H2। एक बार इनको क्या करना है, ठीक है, सभी लोग के पास सबको क्या करना है, इनको एक बार जाके फिर से ड्रॉ, ठीक है। जितना ज्यादा बेटा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या होता है, easy होता है, ठीक है। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, देखो जरा क्वेश्चन, राइट ऑल पॉसिबल positional isomers, write all possible positional isomers of tetrachloro cyclobutane। मतलब साइक्लोब्यूटेन है, उसमें बेटा क्या 4 सीएल लग रहा है, इसके कितने पोजिशनल आइसोमर, क्वेश्चन लिखा सभी ने, राइट ऑल पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ टेट्राक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन।
अब बनाओ। कुछ भी बनाओ। सर ये ऐसे कैसे लगा? आयरन थोड़ी है, या तो ये कर सकते हैं। एक जगह पर लगा दो। आएगा किसी का आंसर? कोशिश करो। अब देखो इसमें अभी बेटा क्या, एक एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसमें एक कार्बन पर दो सीएल लगा सकते हो। सपोज मैंने इस कार्बन पर क्या कर दिए, दो सीएल लगा दिए, और इस पर एक सीएल लगाया और एक इस पर। देखिए डिफरेंट है। एक तो ये डिफरेंट हो गया था कि चारों को मैंने एक एक लगा दूं, और उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंट क्या हो जाएगा, एक पर दो लगा दूं और बाकी दो पर एक एक लगा दूं। और क्या हो सकता है, एक जो सीएल है, अभी बेटा ये एक कार्बन जो है ये क्या है, एकदम किनारे पर है, जिस पर आपने क्या लगाए, दो लगाए, मतलब एक ये नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3। एक इस तरीके से यदि मैं लगा दूं तो ये एक डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि नंबरिंग तो आप यहीं से करोगे। इससे क्या 1 2 3 पर मिल रहा है, इधर 1 2 4 पर डिफरेंट है, क्योंकि मैंने क्या किया, इधर क्या था बेटा, एक कॉर्नर पे कार्बन पर दो सीएल लगा देते, अभी मैंने बीच में लगा, करेक्ट। और क्या हो सकता है, एक ही कार्बन पर मैं क्या करूं, दोनों सीएल लगा, मतलब दोनों दोनों सीएल उसी, मतलब हर एक कार्बन पर क्या, एक कार्बन पर दो सीएल लगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या, ऐसा लगा दूं कि भाई ये डायगोनली आ जाए, करेक्ट। इधर क्या था, 1 और 2 नंबर मेरा होगा, इधर 1, या डिफरेंट है, कितने हो गए, 5 हो गए। इसके अलावा कुछ और मिल सकता है तो देखो जरा, इसके अलावा कुछ मिल जाए। आया समझ में, नहीं बना पाए, कितने लोगों ने इसमें बना दिए, 4 5 बना दिए। किसी ऑनलाइन बनाया था किसी ने, हैंड रेस करके बताओ जरा, यदि किसी ने बनाए हो, मतलब किसी ने 4 तक बना लिए होंगे तो भी आप हैंड रेस कर। ओके गुड, वेरी गुड। और कोई? ओके चलो सही, वेरी गुड, हो गया। चल एक और करो, अब सभी लोगों को बनाने, ठीक है, सेम क्वेश्चन होगा बट इसका आंसर सभी का सही आना चाहिए इस बार। राइट ऑल द पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ, राइट ऑल द पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ, राइट ऑल द पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ट्राइक्लोरोप्रोपेन, ट्राइक्लोरोप्रोपेन, ट्राइक्लोरोप्रोपेन। आपको ट्राइक्लोरोप्रोपेन का बनाना है।
प्रोपेन प्रोपेन क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन है साइक्लोप्रोपेन मत कर देना, ठीक है, क्या है प्रोपेन। अब इस प्रोपेन में बेटा प्रोपेन, ठीक है, ट्राइक्लोरो मतलब आपके पास 3 सीएल। अब इन 3 सीएल को आप कितने तरीके से चेंज करके आप डिफरेंट कंपाउंड बना सकते, ओके। ट्राइक्लोरोप्रोपेन था, उसके आपको क्या करना है, डिफरेंट पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर, चेंज मत बनाने लग जाना, पता चले आप चेंज कर दो, कर नहीं पाओगे, बट फिर भी आपको सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल आइसोमर कोशिश करो। दिया है पांच तक पहुंच के और देख लो, और नहीं हो गया, ठीक है, 5 आंसर करूं क्या मैं, किसी पे और है 5 ऑनलाइन, देखो जरा, सपोज बेटा आप कोई लिखेगा, ठीक है, सपोज इधर क्या, इधर एक सीएल, इधर एक CL, आपके पास बेटा था ट्राइक्लोरोप्रोपेन, तो हम मैंने सबसे पहले क्या सोचा, प्रोपेन है और ट्राइक्लोरो है, तो मैं एक सीएल तीनों पर दे देता, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक कार्बन पर 2 सीएल देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कार्बन पर 2 सीएल कुछ इस तरीके से दे सकता हूँ कि जिस कार्बन पर 2 सीएल हो उसके बाजू वाले पे 1 सीएल हो, और 2 कार्बन पर बेटा सीएल हो, उससे एक छोड़ दी, ये हो सकता है, करेक्ट। अब एक ऐसा भी पॉसिबल बन सकता है जब मैं एक ही कार्बन पर 3 सीएल दे दूं, क्या इसका कोई और पॉसिबल है, कोई और पॉसिबल। अब अभी तक मैंने ये जो 2 थे मैंने सिर्फ किनारे वाले पे ही दिए, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि ये जो 2 हैं इनको मैं बीच वाले कार्बन पे दे दूं, सकता है, कितने हो, इसके अलावा कोई और मिलेगा। सबसे पहले मैंने एक लगाया, फिर 2 लगाए, फिर 3,
तीन का इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकते, तीनों को इस तरफ लगा दोगे तो भी वही सेम मिलेगा, और बीच में आप तीन लगा नहीं सकते हो। तो तीन वाले का एक, दो 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 एक कारण तो दो वाले का तीन, और एक और कोई क्लियर है? कोई अब इतना। नेक्स्ट हेडिंग डालो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये नोट किया सभी ने? हेडिंग डालो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फंक्शनल आइसोमेरिज्म सिंपल। अब ये आइसोमेरिज्म क्या होता है? नेम से कुछ समझ में आ रहा है? चेन था तो चेन चेंज हो गई थी, पोजीशन था तो पोजीशन और सब्स्टिट्यूट चेंज हो गया था। फंक्शनल है तो इसका मतलब क्या है? जब आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए। ये ऐसे दो कंपाउंड बेटा है जिसमें क्या हो, आपका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसकी केमिकल मतलब सेम होनी चाहिए, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, करेक्ट? तो सिंपल क्या बोल सकते हैं, वो कंपाउंड बेटा जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, बट उनके उनमें चेंज क्या हो, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जैसे सपोज बेटा अब मैं सबसे पहला जो एग्जांपल लिया, क्या लिया, एक एल्कोहल लिया था और दूसरा क्या लिया था, तो इनके फंक्शनल ग्रुप में चेंज आ गया। वो आइसोमर जिनके फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल। सपोज ये भी क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर। ये क्या था, कीटोन, ये क्या है, क्लियर है? आगे समझ में? Structural isomerism arises due to structural isomerism arises due to structural isomerism arises due to difference in the nature of structural isomerism arises due to difference in the nature of functional group is called functional group isomerism. Structural isomerism arises due to difference in the nature of functional group. Difference in the nature of functional group is called functional group isomerism. Clear? Suppose बेटा ये ऐसा कुछ हो, ये आपका आइन है, ये क्या है, आइन से ही चेंज हुआ, फंक्शनल ग्रुप में चेंज हुआ, ये क्या होगा आपसे फंक्शनल। और कर रहे हैं सारे एग्जांपल ऐसे पेयर में लिख दिया, ये फंक्शनल है। डन हो गया ये। अब हेडिंग डालो नेक्स्ट।
हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सर वीडियो दिखाई नहीं दे रहा। क्या बोल रहे हो बेटा? वीडियो दिखाई नहीं दे रहा सर। वीडियो दिखाई नहीं दे रहा? यस सर। एक्चुअली मैं इधर क्या है ना, अभी इधर पे इलेक्ट्रिसिटी गई थी तो इधर वाईफाई बंद हो गया, मेरे मोबाइल डेटा से चल रहा है, अभी मेरे को देने लगेगा। है क्या? अभी है क्या वीडियो? हाँ सर। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ सर वीडियो ऑफ है। एक मिनट रुको। अभी दिखने लगा होगा, अभी ठीक है यस ना? सर। यस सर। देखो जरा, हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, ऐसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या है? सबको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब पता है? यदि कोई कंपाउंड बेटा सैचुरेटेड है, इसका मतलब क्या है? उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। और यदि बेटा कोई भी कंपाउंड यदि अनसैचुरेटेड है, उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। करेक्ट? तो अभी हमें यही देखना है बेटा, यदि आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो इधर कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री कैसे डिफाइन करी जाती है ये समझो जरा। यदि बेटा किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में को आपको क्या करना है, सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है। क्या? किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सपोज सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है तो जितने मोल ऑफ H2 का रिक्वायरमेंट होता है वो उतना क्या होता है बेटा? ये तो हो गया डेफिनेशन। क्या होगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को यदि आपको सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए आपको जितने मोल ऑफ H2 का रिक्वायरमेंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका? डिग्री ऑफ। अब समझते हैं हम लोग कैलकुलेट कैसे।
सपोज बेटा ये आपका क्या है, 4 कार्बन का, ये एल्काइन है, एल्काइन है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C4H8, करेक्ट। इसमें यदि आप काउंट करना भी चाहो तो काउंट भी कर सकते, काउंट करना चाहो तो काउंट भी कर सकते हो। इधर कितने, C4H, करेक्ट। अब इसको आपको ये बनाना है, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है, तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 4 हाइड्रोजन। तो कितने मोल ऑफ H2 का रिक्वायरमेंट होगा, H2, करेक्ट। H2 जितने मोल ऑफ H2 का रिक्वायरमेंट है वो आपका क्या है, मैं क्या करता हूँ सिंपल, इसमें सपोज 4 कार्बन थे तो क्या करो, 4 कार्बन के एल्केन का फॉर्मूला होगा क्या, CnH2n+2 होता है, क्योंकि इससे मैं क्या करता हूँ बेटा, जो भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है उससे क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट। कितने हाइड्रोजन बचे, हाइड्रोजन अब H2 निकालना है, 2 से डिवाइड करो, आंसर आ जाता है आपका। देखो इसमें फॉर ईच, इसी को हम लोग बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा DU, और कुछ कुछ बुक्स में, आपकी बुकलेट में तो DU लिखने मिलेगा, पर कुछ कुछ बुक्स में क्या लिखा होगा बेटा, DPE। इसको बोलते हैं बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। यदि समझना बेटा, यदि सपोज ये एक डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखो, यदि ये डबल बॉन्ड है तो इसमें बेटा इसको हटा के ओनली 1 मोल ऑफ, तो जो डबल बॉन्ड है इसका डीप का बोलते हैं हम लोग 1, तो डबल बॉन्ड क्या होगा, इक्विवेलेंट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। मतलब ये क्या है, एक ड्यू एक डबल, 2 डबल बॉन्ड, मतलब इधर ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या, 2 आया नहीं, तो कर लो इसको, या तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ड्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें लिखो फॉर ईच पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम, फॉर ईच पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम, for each pair of hydrogen atom deficiency, for each pair of hydrogen atom deficiency, corresponding to 1 degree of unsaturation. ये बोला था बेटा H2, each pair of hydrogen क्या बोलेगा, एक इक्विवेलेंट के बराबर, corresponding to 1 degree of unsaturation. क्लियर है, नोट कर लो ये, इससे जितना भी आप समझ सकते हो। C5H10 का ड्यू बताओ कितना होगा, C5H10 का ड्यू बताओ, क्या लग रहा है, ये एल्कीन है, ये क्या C5H10, कोई भी कुछ भी बना रहा है, ठीक है। आप क्या करा करो, जितने भी इधर कार्बन है उसका एल्केन लिख दिया करो, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2 प्लस दिस, यदि कार्बन 5 है तो इसका एल्केन क्या हो जाएगा,
और एल्केन बोल रहा हूँ इसी को आप बोल सकते हो इसका सैचुरेटेड कंपाउंड का फार्मूला लिख दिया तो वो क्या है एल्केन में वो क्या हो जाएगा C5H2 उसको सब्ट्रैक्ट कर दो किससे जो आपका गिवन कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी और आपको पता है बेटा पेयर ऑफ हाइड्रोजन या H2 को हम लोग क्या बोल रहे हैं 1 मोल बोल रहे हैं या 1 डिग्री बोल रहे हैं तो जस्ट सिंपल इधर 2 से डिवाइड करो तो ड्यू कितना आ जाएगा क्लियर है सपोज आपसे बोला जाए C4H6 के लिए ड्यू कैलकुलेट करो जरा कितना आया आया टू देखो जरा ये क्या मैंने क्या बोला 4 कार्बन है इसका एल्केन लिख देगा क्या हो जाएगा एल्केन C4H10 CnH2n + 2 करेक्ट उसको किससे सब्ट्रैक्ट कर दो C4H कितने का हाइड्रोजन बचे और बाद में क्या करना है दूसरे ये क्या आ गया क्लियर है आसान है एकदम नोट किया इतना सपोज बेटा अब आपको ऐसे इस तरीके के कुछ क्वेश्चन दे दिए और H5 इसका कैसे निकालो अभी तो मैंने क्या सिखाया कि कितने H2 आपको ऐड करने पड़ेंगे बट इधर BrClF ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर ये सब आ जाए तब क्या करोगे ठीक है तो इधर पे लिखो ये बाद में करेंगे पहले ये लिखो for calculating U for heterogeneous molecule मतलब जिसमें बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी क्या हो कुछ उसका मतलब क्या बेटा यदि बेटा Cl मतलब आपके हैलोजन FClBr मतलब कोई X ठीक है FClBr है इसका मतलब बेटा उसको आप रिप्लेस कर दिया करो 1 क्या किया करो उसको आप क्या रिप्लेस कर दो 1 हाइड्रोजन और यदि बेटा ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को मतलब इसको रिप्लेस करना है आपको 0 आएगा ठीक है और यदि आपके पास क्या नाइट्रोजन अब ये पूरी फैमिली की बात है ऑक्सीजन और सल्फर और उनके पूरे फैमिली की आपको 0 आएगा नाइट्रोजन का है इधर -1 यदि नाइट्रोजन है इसका मतलब आप क्या करो एक हाइड्रोजन कम करेक्ट ये लिख लेंगे हम लोग अभी पहले हम लोग इसको ठीक है अब आपका जो एग्जांपल था वो C4H5Br करेक्ट अब Br को आप कैसे इसको इसके इक्विवेलेंट क्या लिखोगे Br की जगह क्या लिखना है क्या हो जाएगा इधर C4H अब ये मतलब ये दोनों का इक्विवेलेंट इसके लिए आपको निकालना सिखा दिया है इसके लिए जो इसके लिए आएगा वो इसके लिए इसका कितना सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे C4H10 से C4H6 से सब्ट्रैक्ट करें तो 4 हाइड्रोजन इसका बेसिकली ड्यू कितना आया टोटल में आगे समझ कुछ भी नहीं करना है नाइट्रोजन लिखे तो -1H ऑक्सीजन हो तो 0H और X हो तो 1H और जैसे सिंपल हम लोग इस तरीके से
क्लियर है? सपोज इसका निकालना हो आपको C3H7N, इसका निकालो ड्यू C3H7N, यदि इसका ड्यू यदि कैलकुलेट करना हो गया। आगे क्या वन सभी का, इसका मतलब क्या है बेटा -1H, तो इसका इक्विवेलेंट आप क्या लिख लो C3H6, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, टोटल 6 हाइड्रोजन बचेंगे। अब आप इसका सैचुरेटेड कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा C3H8 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या C3H6, कितना आया आगे ड्यू, क्लियर है? आगे समझ, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि कोई डाउट है तो पूछो ऑनलाइन, तुम लोग देखो, ठीक है? चलो बाय।